हेलो एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं हम ट्रेनिंग का इस पूरे सीरीज का लेक्चर 20 एंड वी विल डिस्कस व्हाट इज बीपीसी। राइट। बीपीसी स्टैंड फॉर वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। एडब्ल्यूएस में जितने भी सर्विसेज को आप गो थ्रू करते हैं तो सबसे पहला एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, जिसकी हम लोग बात करते हैं कि एडब्ल्यूएस में इटसेल्फ सर्विस का प्रेजेंस क्या है। प्रेजेंस का मतलब है कि जब भी मैं AWS की रिसोर्सेस को, उस सर्विस को क्रिएट करना चाहता हूं अपने एप्लीकेशंस के लिए, अपने वर्चुअल इंफ्रा के लिए, तो सर्विस आपका रीजनल होगा या ग्लोबल होगा। तो मैंने आपको लास्ट के लेक्चर्स में भी ये चीज बताया था कि AWS में किसी भी सर्विस पे आप काम करते हैं, AWS जनरली प्रोवाइडिंग मोर देन 400 प्लस सर्विसेज इन देयर क्लाउड। और सर्विस को या तो वो लोग बोलते हैं कि सर्विस पे जब भी आप काम करोगे यू नीड टू चूज द रीजन फर्स्ट। रीजन के बाद सर्विस का प्रोविजनिंग वे क्या होगा, हु विल मैनेज द सर्विस। राइट। मैनेज का मतलब है किसी भी सर्विस का बैकएंड जो होगा वो कौन कंट्रोल में रखता है, और सर्विस का इटसेल्फ प्रेजेंस AWS में क्या है। तो बीपीसी सर्विस की अगर आपसे कोई पूछे, AWS में जो बीपीसी सर्विस आपका है, इसको कस्टमर इसका बैकएंड मैनेज कर सकता है कि नहीं, तो आपको तो ये हर एक सर्विस में याद रखना है, AWS के किसी भी सर्विस में कस्टमर मैनेज आपको राइट्स नहीं मिल रहे हैं। बैकएंड 100% पब्लिक क्लाउड में जो मैनेज किया जाता है वो आपका क्लाउड प्रोवाइडर के थ्रू। पहली चीज, सर्विस का प्रेजेंस क्या है, तो बीपीसी सर्विस जो आपका है वो रीजनल है। दो चीजें आपको ध्यान रखना है कि सर्विस रीजनल है या फिर ग्लोबल है। रीजन का मतलब है AWS के बीपीसी सर्विस के किसी भी रिसोर्स को आप क्रिएट करना चाहते हैं, सबसे पहले यू विल हैव टू चूज द रीजन फर्स्ट। तो जियोग्राफिक जब हम लोकेशंस की बात करते हैं तो AWS बोलता है कि एट प्रेजेंट वी हैव द 26 रीजन्स जहां पे जाके आप अपने सर्विसेज को प्रोविजन कर सकते हैं। तो बीपीसी सर्विस मींस इट्स अ रीजनल सर्विस, राइट। एंड वाई वी यूज द बीपीसी, जिस सर्विस पे आप काम करना चाहते हैं उस सर्विस को हम यूज कौन से कंडीशंस में, व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिस सिनेरियोज जिनके लिए हम बीपीसी सर्विस का यूज कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने। डेफिनेशन आपका है, Amazon वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड enables you to launch AWS resources into a virtual network that you have defined। अब यहाँ पे बात होती है कि AWS रिसोर्सेस को अगर मेरे को लॉन्च करना है, देखो सबसे पहले आप ये अंडरस्टैंड करें कि जब भी हम एक ऑन प्रेमाइसेस डेटा सेंटर में काम करते हैं और जो AWS या फिर क्लाउड में जो इंफ्रा आप अपना सेटअप करने वाले हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। ऑन प्रेमाइसेस भी मैं आपसे बात करता हूं तो यू रिक्वायर द सर्वर, you require the load balancer, you require the gateways, you require the router, you require the database instances, right। सो बहुत सारी चीजों की आपको ऑन प्रेमाइसेस भी डिमांड होता है एक एप्लीकेशन को रन करने के लिए। सेम चीज अगर मैं आपसे क्लाउड में बात करता हूं कि अगर मैं अपने सर्वर्स को क्रिएट करना चाहता हूं, लोड बैलेंसर में क्रिएट करना चाहता हूं, ऑटो स्केलिंग ग्रुप में क्रिएट करना चाहता हूं, यानी कि एक एप्लीकेशन के लिए एक इंफ्रा जो आपको डिमांड होता है। अब हो सकता है कि एप्लीकेशन को हाई अवेलेबिलिटी देना है, स्केलेबिलिटी आपको देना है, उस एप्लीकेशन को आईपी कहां से मिलेगा, एप्लीकेशन जिस सर्वर पे चलेगा उसको आईपी कहां से मिलेगा। इन सब चीजों का आपको अगर एक आइडिया लेना है कि AWS में मैं एक इतना बड़ा इंफ्रा सेटअप करने वाला हूं, तो आप कंपनीज में भी जब ऑन प्रेमाइसिस डेटा सेंटर में काम करते हैं तो जनरली आपके सामने ना एक चैलेंज ये होता है कि हाउ मेनी सर्वर्स एंड हाउ मेनी गेटवेज, हाउ मेनी लोड बैलेंसर, और फिर उनके आईपीज मेरे को क्या लेने होंगे। सेम ऑर्डर में AWS क्लाउड में भी आपको अपने इंफ्रा के लिए कस्टम नेटवर्क सेटअप करने का जरूरत पड़े। आप बोलते हैं कि सर AWS हमको ऑलरेडी एक नेटवर्क हर एक रीजन में बना के देता है,
जिसका डिफॉल्ट जो रेंज है दैट इज 172.31.0.0/16 के साथ। क्वेश्चन यहाँ पे ये निकल के आता है कि मैं क्या अपने इंफ्रा के जो रिसोर्सेस मेरे होंगे, मेरे को सर्वर्स की डिमांड होती है, सर्वर्स के बाद लोड बैलेंसर मेरे को चाहिए होता है, ऑटो स्केलिंग ग्रुप मेरे को चाहिए, डेटाबेस मेरे को चाहिए होगा, मल्टीपल टाइप्स के फिर फर्दर मेरे को सर्वर्स जरूरत पड़ेंगे। तो क्या एवरी टाइम एडब्ल्यूएस ने जो मेरे को डिफॉल्ट नेटवर्क बना के दिया है उससे ही मेरे को अपना एप्लीकेशन प्रोविजनिंग, सर्वर प्रोविजनिंग मेरे को करना पड़ेगा? तो आंसर तो मैं कहने को यस बोल सकता हूं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम कस्टमर क्या डिमांड करते हैं कि क्या हम AWS क्लाउड में अपना प्राइवेट नेटवर्क सेटअप कर सकते हैं। जो नेटवर्क हम लोग अपने ऑन प्रेमाइसिस डेटा सेंटर में करते हैं, जो रेंज हम अपने प्राइवेट नेटवर्क में रन करना चाहते हैं, क्या वो सेम सेटअप जस्ट फॉर द सिक्योरिटी रीजन, हम चीजों को प्राइवेट चाहते क्यों हैं कि अननेसेसरी कोई मेरे सर्वर्स को लॉगिन ना कर ले, जो नेटवर्क में डिफाइन करके चलूंगा उस नेटवर्क को मेरे परमिशन के बिना कोई एनोनिमस यूजर, इंटरनेट का यूजर एक्सेस ना कर ले। दैट्स व्हाई वी वांट टू क्रिएट द प्राइवेट नेटवर्क। अब प्राइवेट भी हमें चाहिए क्यों? AWS देखो सिंपल आपसे क्या बोलता है कि जिस चीज को आप एक रीजन बोलते हैं ना, दैट इज द कॉमन डेटा सेंटर फॉर एंड कस्टमर्स। यानी कि AWS के लेट सपोज मुंबई वाले रीजन में IBM ने बोला कि मेरे को अपना इंफ्रा सेटअप करना है, सेम HCL ने बोला, सेम पेटीएम ने बोला, सेम इन्फोसिस ने बोला। यू हैव द 4 डिफरेंट कस्टमर्स जो अपने रिसोर्सेज को एक सेम कॉमन डेटा सेंटर में रन करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि आपस में इनके रिसोर्सेज कॉन्फ्लिक्ट ना करें, हाउ वी कैन सेग्रीगेट द रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू कस्टमर। तो AWS आपसे सिंपल क्या बोलता है कि जब भी आप एक एडमिन अकाउंट सेटअप करते हैं ना, टू प्रोविजन द सर्विसेज इन AWS क्लाउड, वी जनरली प्रोवाइड द 12 डिजिट अकाउंट नंबर फॉर एवरी कस्टमर। अगर IBM अपना अकाउंट सेटअप करता है तो उसके अकाउंट की रिसोर्सेज को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए वी आर प्रोवाइडिंग द 12 डिजिट अकाउंट नंबर। बट क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि IBM भी अपने रिसोर्सेज को मुंबई की डेटा सेंटर में प्रोविजन करना चाहता है, सेम HCL, इन्फोसिस एंड पेटीएम। तो ये अपने नेटवर्क को कैसे मैनेज कर सकते हैं, हाउ दे क्रिएट द कस्टम नेटवर्क? तो AWS आपसे बोलता है कि मैं आपको एक सर्विस दे रहा हूं जिसका नाम है BPC। IBM, HCL जितने भी कस्टमर है ना, वो अपना खुद का एक कस्टम नेटवर्क अगर सेटअप करना चाहते हैं। अब कस्टम नेटवर्क हम सेटअप क्यों करना चाहते हैं? पहली चीज, टू क्रिएट द रिसोर्सेस प्राइवेटली। इसका आंसर होता है टू क्रिएट द रिसोर्सेस प्राइवेटली। यानी कि IBM चाहे तो अपने अकाउंट में जाके किसी भी रेंज का जो प्राइवेट नेटवर्क है वो क्रिएट कर सकता है, सेम ऑर्डर में अदर कस्टमर्स ऑल्सो। फायदा इससे क्या होगा कि आपको जो रिसोर्सेस क्रिएट करने का एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल रहा है, वो मिल रहा है आप जो नेटवर्क चाहते हैं उसके अंदर आप अपनी रिसोर्सेस को प्रोविजन कर सकते हैं, जिससे कि HCL आपकी रिसोर्सेस को एक्सेस ना कर ले, IBM आपकी रिसोर्सेस को एक्सेस ना कर ले, इन्फोसिस आपके रिसोर्सेस को एक्सेस ना कर ले। क्योंकि प्राइवेट का मतलब होता है कि जो नेटवर्क मैंने बनाया है, तो AWS में ना रिसोर्सेस को प्राइवेटली कॉन्फ़िगर करने का या आइडेंटिफाई करने के दो तरीके हैं। AWS बोलता है कि बाय डिफॉल्ट आप अपने अकाउंट में जितनी रिसोर्सेज प्रोविजन करते हैं, ऑल रिसोर्सेज आर टैग विद योर अकाउंट नंबर, जो अकाउंट ID नंबर मैंने आपको दिया है। दूसरा क्वेश्चन कस्टमर के माइंड में आता है कि यार मैं जब अपने एप्लीकेशन को प्रोविजन करूंगा तो हाउ मेनी IPs, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सर्वर आई वांट टू प्लेस इनसाइड माय वर्चुअल इंफ्रा। तो वो आइडिया अगर मेरे को लेना है और उस चीज के लिए कौन सा सर्विस रेस्पॉन्सिबल है, तो आप अगर ऐसा कुछ सोचते हैं कि सर आपने EC2 टॉपिक पढ़ाया था, उसमें एक डेमो दिया था कि आप इंस्टेंसेस प्रोविजन कर सकते हैं बाय यूजिंग द EC2 सर्विस। लेकिन एक चीज आपको ये ध्यान रखना है, EC2 सर्विस का नेटवर्किंग लेयर कौन सा सर्विस है, हु विल प्रोवाइड द IP एड्रेसेस। क्या EC2 सर्विस आपके सिस्टम्स को, आपके लोड बैलेंसर को,
आपके लिए गेटवे, डीएचसीपी ये सब कुछ अवेलेबल करा सकता है? तो आंसर है नो। मतलब AWS इटसेल्फ आपसे बोल रहा है कि EC2 सर्विस हैज द डिपेंडेंसी ऑन BPC सर्विस। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं, EC2 सर्विस का जो नेटवर्किंग लेयर है, नेटवर्किंग लेयर मतलब जो नेटवर्क आपके पूरे इंफ्रा को एंड टू एंड जो प्रोवाइड करके दे रहा है ना, दैट इज BPC सर्विस। दैट्स वाई इसके फुल फॉर्म पे अगर आप ध्यान देते हैं, BPC स्टैंड फॉर वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। वाई वी आर सेइंग इट्स अ वर्चुअल, और दैट विल बी इक्वल टू प्राइवेट क्लाउड। कहने का मतलब है AWS एक पब्लिक क्लाउड है, और उस पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर के डेटा सेंटर में आप अपनी रिसोर्सेस को एक प्राइवेट नेटवर्क के अंदर अगर आप क्रिएट करते हैं, तो सर्विस जो रेस्पॉन्सिबल है और उस प्राइवेट नेटवर्क में इंफ्रा के जितने भी रिसोर्सेज होंगे ना, ऑल आर वर्चुअल। कहने का मतलब है ये, यानी कि वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड का सीधा सा मतलब हो गया, whenever we are deploying the resources inside the public cloud, but all the resources provisioned as a private cloud, कि हमने उन रिसोर्सेज को प्राइवेट क्लाउड में कॉन्फ़िगर किया है। और AWS आपसे बोलता है आई एम नॉट प्रोवाइडिंग डेडिकेट रिसोर्स, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट्स अ वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। नेटवर्क वर्चुअल होगा, गेटवेज वर्चुअल होंगे, एवरीथिंग इज वर्चुअल। तो सर्विस आपसे पूछा जाए कि BPC सर्विस का यूज केस क्या है AWS में, तो आप सिंपल आंसर कर सकते हैं, इट्स अ कंप्लीट नेटवर्क सर्विस। विद इन द नेटवर्क एनीथिंग यू रिक्वायर्ड द फायरवॉल, गेटवेज, इंटरनल गेटवेज, एक्सटर्नल गेटवेज, ओवरऑल एप्लीकेशन कम्युनिकेशन, IPs for the instances, IPs for the load balancer, everything will managed by the BPC service। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दे रखा है कि एक कस्टमर अगर अपने इंफ्रा को मुंबई के डेटा सेंटर में लगाना चाहता है, तो कस्टमर खुद में बोलता है कि आई हैव द मल्टीपल टाइप्स ऑफ सर्वर्स, आई मे हैव द सम वेब सर्वर्स, एप्लीकेशन सर्वर्स, DB सर्वर्स, डेव टेस्टिंग सर्वर्स। तो इनका जो कम्युनिकेशन होगा, यानी कि अगर मैं AWS के डेटा सेंटर में रीच करना चाहता हूं फ्रॉम समथिंग रिमोट लोकेशन से, लेट सपोज आप किसी रिमोट लोकेशन पर काम करते हैं एंड यू आर कनेक्टेड टू दिस इंटरनेट, एंड इंटरनेट से हाउ यू आर एबल टू कनेक्ट विद AWS सर्वर। ये पूरा फ्लो आपको समझना, कितने तरीके से इन सर्वर्स को मैं कम्युनिकेट कर सकता हूं। जब इन सर्वर्स की विद इन द AWS कम्युनिकेशन की बात होती है, या ये सर्वर्स बाहर से अगर मेरे को इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करने पड़े, तो मैं कैसे इन सर्वर्स को एक्सेस कर सकता हूं। सो एवरीथिंग विल मैनेज बाय द इटसेल्फ BPC सर्विस। तो हर एक AWS का जो सर्विस है ना, आपस में जब भी आप उसके एप्लीकेशन प्रोविजन करते हैं, कुछ भी AWS में कॉन्फ़िगरेशन आप करते हैं XYZ, आपको बहुत सारी चीजों का प्लान करना पड़ेगा वेल इन एडवांस। EC2 सर्विस कैन नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली। EC2 सर्विस कहता है आपको स्टोरेज चाहिए तो टॉक टू द EBS, आपको नेटवर्क चाहिए टॉक टू द BPC, लोड बैलेंसर चाहिए टॉक टू द ELB। सो वी हैव द n नंबर ऑफ रिसोर्सेज, या एक सर्विस को फुली लाइव करने के लिए AWS में मल्टीपल सर्विसेज का आपको इंटीग्रेशन आपस में करना पड़ेगा। नाउ व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स। जब भी आप AWS में एक कस्टम नेटवर्क बनाते हैं, तो कौन से बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पे एक ब्लॉक मैंने आपके लिए बना रखा है। एक कस्टम नेटवर्क में ये 4 कंपोनेंट्स आपके होने चाहिए। BPC को ही आप चाहे तो नेटवर्क बोल सकते हैं, या नेटवर्क को ही आप एक BPC बोल सकते हैं। BPC के बाद यू हैव टू कैलकुलेट योर IP एड्रेस पूल, हाउ मेनी IPs, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सर्वर्स, हाउ मेनी VLANs, आप ऐसा भी समझ लें इस चीज को टेक्निकली। एंड जब इन सबनेट्स का कम्युनिकेशन आपस में मेरे को कराना पड़ेगा, हाउ माई EC2 इंस्टेंसेस कैन कनेक्ट इंटरनली एंड एक्सटर्नली, दैट विल डिफाइन बाय द राउटिंग टेबल। तो राउटर एज अ सर्विस जो AWS में आपको मिल रहा है ना, दैट इज राउटिंग टेबल। ये चीज आपको ध्यान रखना है।
एंड व्हाट इज द यूज केस ऑफ IGW? तो IGW आपसे मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यू में पूछा जाता है कि IGW होता क्या है। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, AWS में रखे किसी भी EC2 इंस्टेंस को जब आप ओवर द इंटरनेट कनेक्ट करते हैं ना, या आपके कंप्लीट BPC में जो ये बॉक्स मैंने बना रखा है, ये जनरली नोटिफाई कर रहा है एक BPC को। BPC के अंदर यू हैव द 4 डिफरेंट सबनेट्स। अब इस सबनेट में अगर आप अपने सर्वर्स को स्पिन करते हैं इंटरनेट से, अगर इन सर्वर्स को आपने लॉगिन करना है, तो AWS आपसे बोलता है कि मैंने एक IGW नाम का वर्चुअल गेटवे आपको दे रखा है, जो कि आपके AWS क्लाउड में प्राइवेटली या BPC के अंदर रखे सर्वर्स को लॉगिन कराने के लिए होता है, ट्रैफिक को ले जाने के लिए होता है। जब तक IGW आप नहीं लेते हैं अपने इस BPC के अंदर, तब तक आप इंटरनेट से इन सर्वर से कम्युनिकेशन स्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। तो IGW to receive the traffic from the internet and forward the traffic privately to the servers, and reverse order में server will send the traffic to IGW again and IGW will forward the traffic to the internet। तो याद आपको रखना है, जब भी आप एक कस्टम नेटवर्क सेटअप करते हैं, यू शुड हैव द 4 डिफरेंट रिसोर्सेज। यू शुड हैव द नेटवर्क, सबनेट्स, राउटिंग टेबल एंड IGW। विदाउट IGW यू विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट एनी सर्वर जो आपने लॉन्च किया है AWS क्लाउड में। एडिशनल कंपोनेंट्स की मैं अगर आपसे बात करता हूं, व्हाट आर द एडिशनल कंपोनेंट्स विद इन BPC? सो यू हैव द मल्टीपल अदर सब रिसोर्सेस, जैसे कि नेट गेटवे या फिर नेट इंस्टेंस, सिक्योरिटी ग्रुप। तो AWS में 2 तरीके के फायरवॉल आपको मिल रहे हैं, सिक्योरिटी ग्रुप विद इन द BPC, सिक्योरिटी ग्रुप एंड NACL स्टैंड फॉर नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। फिर आपका है 2 डिफरेंट BPCs को या 2 डिफरेंट नेटवर्क को आपस में बात कराने के लिए। Within the BPC, servers can communicate cross subnet as well without taking any additional service from the AWS. But make sure whenever you want to just communicate between 2 different or multiple BPCs by using the private IP, then we have the service name, resource name, BPC peering connection। BPC peering कनेक्शन का ही एडवांस एक आपको कम्युनिकेशन, इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए AWS गेटवे दे रहा है, दैट इज ट्रांजिट गेटवे। तो अपकमिंग लेक्चर्स में मैं आपसे बात करूंगा ये सारे रिसोर्सेज आपके एग्जैक्टली होते क्या हैं। जितने भी सबनेट्स आप एक नेटवर्क में कैलकुलेट करते हैं, तो इंटरव्यू में एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बाय डिफॉल्ट जेनेरिक नेटवर्क में जो फॉर्मूला हमारे सामने होता है ना, एक वैलिड आईपीज निकालने का सबनेट में, दैट इज 2 raised to the power h-2। मैंने अपने सबनेटिंग के लेक्चर्स में आपको बता रखा है। लेकिन AWS इस चीज को क्या बोलता है, किसी भी सबनेट के 5 आईपीज आप AWS क्लाउड में अपने सिस्टम्स के लिए आप यूज नहीं कर सकते, अपने पर्सनल यूज केस के लिए आप यूज नहीं कर सकते। कौन कौन से आईपीज? किसी भी सबनेट का पहला आईपी और लास्ट आईपी तो आपको पता है रिजर्व होता है नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट के लिए, लेकिन यहां पे स्टार्टिंग के फिर 3 आईपीज आपके गेटवे के लिए रिजर्व होगा, फिर अगला आईपी DNS के लिए और DHCP के लिए, और एक आईपी AWS अपने लिए रिजर्व करके चलता है जस्ट टू आइडेंटिफाई योर सबनेट। एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं, अगर आप एक एड्रेस को लेट सपोज आप कैलकुलेट करते हैं 0.0/26 पर, तो इसके सबनेट में जो आपका ये वाला जो आईपी है ना, दिस इज रिजर्व फॉर द 0.0, यानी कि दिस इज नेटवर्क आईडी, और इसका जो नेक्स्ट आईपी होगा ना 0.1, दैट इज योर गेटवे। 0.2 जो होगा DNS और DHCP के लिए रिजर्व है। 0.3 आपका जो है दैट इज रिजर्व फॉर द AWS इंटरनल यूज केस, और लास्ट जो आईपी आपका होता है 0.63, दिस इज रिजर्व फॉर द ब्रॉडकास्ट। यानी कि हर एक सबनेट में AWS क्लाउड में वी कैन नॉट यूज 5 आईपीज फॉर ईच सबनेट, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप अपने सिस्टम पे 0.1 नहीं ले सकते हैं EC2 इंस्टेंस के लिए, 2 नहीं ले सकते हैं, 3 नहीं ले सकते हैं, ठीक है। यानी कि 4 से आप चाहें तो 0.4 can be the valid IP for your EC2 instance। Same order में how many types of IP addresses we have within AWS? So you have the 3 different
टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेसेस। प्राइवेट आईपी का मतलब है दिस इज द एक्चुअल आईपी ऑफ योर सर्वर। कस्टमर इसको मैनेज कर सकता है। जो आपके सिस्टम का एक्चुअल आईपी होता है, जो ईटीएच पे आपको इथरनेट कार्ड के साथ जो आपको मिलता है, दैट इज प्राइवेट आईपी। पब्लिक आईपी है जस्ट टू एक्सेस योर एडब्ल्यूएस रिसोर्सेस ओवर द इंटरनेट। बट पब्लिक आईपी का एडब्ल्यूएस आपसे बोलता है इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट आईपी बट नॉट द स्टैटिक। यू हैव द सर्टेन सिनेरियोज जिनमें कि आपका पब्लिक आईपी चेंज हो सकता है। एक EC2 इंस्टेंस को अगर आप शट डाउन करके स्टार्ट करेंगे तो योर पब्लिक आईपी विल चेंज। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो एट द टाइम ऑफ सर्वर क्रिएशन you will have to choose whether you want the public IP for your server or not। आपने बोला कि पब्लिक आईपी मेरे सर्वर का अगर चेंज हो जाता है और मैंने उस पब्लिक आईपी को अगर डीएनएस के कॉन्फ़िगरेशन में कहीं भी डिक्लेयर कर रखा होगा, so that will create the issue, my application will not be accessible from the internet, anonymous user will report the issue for my application। In that case you have the option to choose the elastic IP option for your server, application और load balancer। AWS आपसे बोलता है कि इलास्टिक आईपी भी पब्लिक होता है बट दैट विल नॉट चेंज एट एनी कॉस्ट। जब तक आपने इलास्टिक आईपी ले रखा है, दैट इज द स्टैटिक पब्लिक आईपी, वो कभी आपका चेंज नहीं होगा अनटिल अनलेस आप उसको डिलीट ना कर दें। तो वेन एवर यू नीड द स्टैटिक पब्लिक आईपी इन AWS, तो आप हमेशा ऑप्शन चूज करेंगे इलास्टिक आईपी का। ठीक है, तो छोटा सा एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया है बीपीसी सर्विस का। AWS में यूज केस क्या है, जस्ट टू क्रिएट योर रिसोर्सेज प्राइवेटली। जो कस्टम नेटवर्क आप चाहते हैं उस नेटवर्क को यूज करके आप अपनी रिसोर्सेज को जब AWS में क्रिएट करना चाहते हैं तो नेटवर्क से आपको सबसे पहले स्टार्ट करना होता है अपना इंफ्रा प्लानिंग। दैट्स वाई मैंने बीपीसी सर्विस को सबसे पहले पिक किया है। चाहने को हम स्टोरेज भी स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन आपके कंपनी में चाहे आप ऑन प्रेमाइसेस काम करते हैं चाहे AWS क्लाउड में आप काम करते हैं, नेटवर्क इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपका एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसको आप डेली क्रिएट नहीं कर सकते, डेली आप डिलीट नहीं कर सकते। नेटवर्क का प्लानिंग हमेशा किया जाता है टू कीप द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट। इंफॉर्मेशन आपको क्या चाहिए, कितने आईपीस की रिक्वायरमेंट है एंड फ्यूचर में आपको कितने आईपीस की रिक्वायरमेंट होने वाली है। इन दोनों चीजों को माइंड में रखते हुए हम अपने नेटवर्क को डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक अपना नेटवर्क कैसे क्रिएट कर सकते हैं बेस्ड ऑन IPv4 और IPv6। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, दैट विल बी लेक्चर नंबर 21। थैंक्स फॉर वॉचिंग।